हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ केमिस्ट्री के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। आज हम ना सिर्फ इसके परिभाषा जानेंगे बल्कि ये भी साथ साथ जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, इनसे फ़ायदा क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसे कैसे लिखा जाता है। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है या बनाता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक बार देखते हैं बोर्ड पे। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या नए पदार्थों का निर्माण करता है या बनाता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझने के लिए समझते हैं, जब हम किसी भी दो वस्तु को आपस में मिलाते हैं तो उन दोनों वस्तुओं का गुण एक होके एक नए वस्तु का निर्माण करता है। जैसे रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हम इस के उदाहरण में लेते हैं। जैसे देखिए H2 प्लस Cl2, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2HCl। दोस्तों ये हाइड्रोजन के दो अणु क्लोरीन के दो अणु को आपस में मिलाने पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो मोल बने। तो ये घटना क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इससे पिछली कक्षाओं में हम पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं, रासायनिक परिवर्तन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक उसी के भांति रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। रासायनिक परिवर्तन में आप पढ़े होंगे, उसका परिभाषा आप पढ़े होंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते थे, रासायनिक परिवर्तन। और भी आप लोगों को उसके मुख्य बिंदु में लिखवाया गया होगा या बताया गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने उत्पाद। अच्छा, उत्पाद हम रसायन विज्ञान के भाषा में कहते हैं जब भी हमारा नया अभिक्रिया होता है और उससे बने प्रतिफल को उत्पाद कहते हैं। तो आपको बताया गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ की अवस्थाएं आपस में मिलाने से उन पदार्थों की अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं, तो नए पदार्थ नए अवस्था में होता है। और इस पूरे घटना को क्या कहते थे, रासायनिक परिवर्तन। और उसमें बहुत ही रोचक बात यह होती है रासायनिक परिवर्तन में कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बने हुए उत्पाद को पुनः उसके पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में होता है, लेकिन इसमें बने पदार्थ को फिर से अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उसके मूल रूप में लाया जा सकता है। जैसे देखते हैं, हाइड्रोजन का दो अणु क्लोरीन के दो अणु से संयोग करके 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। ये तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर एक बार दोहरा देते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, क्रिया मतलब होता है कुछ उसके साथ जुड़ के, उसके साथ काम करके, क्रिया करके अन्य भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे तो आप लिख ले और समझ ले। ऐसे ही हम एक अन्य उदाहरण लेंगे। यहां Na2 प्लस Cl2, इस क्या हो जाएगा, 2NaCl। देखिए दोस्तों, यहां हाइड्रोजन था, यहां हमारा सोडियम है। Na मतलब होता है सोडियम, और Cl
मतलब होता है क्लोरीन। यहाँ सोडियम के 2 अणु और क्लोरीन के 2 अणु मिलके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के 2 अणु बनाए हैं। अब बात जानते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है। साधारण नमक है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जो कि Na यानी सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे साधारण नमक कहते हैं। आइए इससे पहले यहीं पे हम अम्ल, क्षार और लवण पे भी बात कर लेते हैं। चूंकि ये जो आपको रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है, जो रासायनिक समीकरण दिख रहा है, इसमें सोडियम अम्ल है और क्लोरीन क्षार है। आपको बता दें, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। वह जलीय विलयन जिसका pH मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाता है, और वह जलीय विलयन जिसका pH मान 7 से अधिक होता है क्षार कहलाता है। दोस्तों, आपको एक बात ऐसा लगा होगा कि साथ ही हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि pH मान जिस विलयन का 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से लवण बनता है और जल भी बनता है साथ में। दोस्तों, आइए आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई होगी। अब बताते हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं या अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं क्या है। पहला होता है दोस्तों, गैस उत्पन्न होता है। जैसे जब आपके घरों में चूनाकली का काम लगा होगा, यानी पेंटिंग का काम लगा होता है, तो गांव में देखा जाता है अक्सर लोग चूने से दीवारों को रंगते हैं। जब उस चूने को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं यानी घोलते हैं, तो एक वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन आप समझते होंगे, भाप कहते हैं। वाष्प यानी भाप, वेपोराइज, वेपर। जो वाष्प निकलता है दोस्तों, वह एक, जब चूना पानी में घोला जाता है तो एक अभिक्रिया होता है। चूना और पानी के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। आपको यह समझ में आया होगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो गैस की उत्पत्ति होती है। पहला टॉपिक तो समझ में आ गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं, अवक्षेप का बनना। सामान्यतः अगर देखा जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने में, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो विलयन की ऊपरी परत पे एक अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे अगर हम देखें, सरफ ले लेते हैं जिसको सोडा कहते हैं, उसको पानी में अगर घोलें और किसी अन्य बर्तन से या किसी अन्य वस्तु से, पात्र से, उसी पात्र में उस पानी को लेके, उस सरफ घुले हुए पानी को लेके गिराएं, तो हमें उस पात्र की ऊपरी सतह पे ये देखते हैं कि एक फेन उत्पन्न होता है, अवक्षेप, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेप का बनना। ये भी होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अवक्षेप भी बनेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं रंग में परिवर्तन। आप सबने देखा होगा, बहुत ही प्यारा और रोचक तथ्य है। जब कोई सफेद वस्तु, मान लीजिए हमारा सफेद कपड़ा हो गया, ठीक है, किसी अन्य कलर यानी अन्य रंग के जब पानी में एक साथ दोनों ये कपड़े संपर्क में आते हैं, तो जो किसी अन्य रंग का कपड़ा है उसका रंग हमारे इस सफेद वाले कपड़े पे लग जाता है। ये भी एक प्रक्रिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग भी बदलते हैं। जैसे चाय का ही बनना ले लेते हैं, सबके घरों में चाय बनते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है, चाय का भी बनना, अगर लिया देखा जाए तो। सामान्य दूध जब उबल रहा होता है तो सफेद होता है। जो ही उसमें चाय पत्ती का व्यवहार किया जाता है, यानी उसमें डाला जाता है, दूध का रंग बदल जाता है, जिससे ये पता चलता है चाय पत्ती के कणों के कारण ही सफेद दूध का रंग बदलता है, जो इस बात का साक्ष्य है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग परिवर्तन होता है। आइए बात कर लेते हैं ताप में परिवर्तन।
फिर हम अपने पुराने उदाहरण पे चलते हैं दोस्तों, चूना पानी वाला। सामान्यतः सभी लोग देखे होंगे या जानते होंगे या कहीं सुने होंगे, जब चूने को पानी में डाला जाता है, कुछ समय बाद चूना और पानी की अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है, जिससे कि जिस पात्र में चूना और पानी होता है वह पात्र गर्म हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वाष्प भी उत्पन्न होता है, यानी गैस की उत्पत्ति होने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। ये इसके विपरीत भी हो सकता है दोस्तों। ये नहीं है कि हर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होगा, उष्मा नहीं भी उत्पन्न हो सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न नहीं होता है। आगे अपने वीडियो में बात करेंगे, आगे के लेक्चरों में आपको हम समझाएंगे कि वे कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, और वे कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके फलस्वरूप उष्मा की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए। उष्मा रहेगी, पर्याप्त मात्रा में उष्मा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो खैर बात की बात है, अगले वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। इसी क्रम अब जान लेते हैं दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या है। एक बार ये भी जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उनकी रासायनिक सूत्रों या संकेतों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं। अब अभिकारक क्या है, आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि अच्छा अभिकारक क्या है। आती लघु उत्तरीय प्रश्न में जो 2 अंक का प्रश्न आता है उसमें यह पूछा जाता है कि अभिकारक क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, पदार्थ, तत्व, यौगिक जो भी है क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे में एक हम रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने रखते हैं, देखिएगा Zn प्लस SO4, जब ये रासायनिक अभिक्रिया पूरा होगा दोस्तों तो ये बनेगा ZnSO4। जो Zn दोस्तों दिख रहा है वो जिंक है और SO4 सल्फेट है। जिंक और ये सल्फेट यानी सल्फर का 4 अणु, ये अभिकारक हैं। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब इनके फलस्वरूप हमारा बना जिंक सल्फेट, तो ये तो अभिकारक हो गए, इन्हें हम अभिकारक कह लेंगे, जिसे आप रिएक्टेंट भी इंग्लिश में कह सकते हैं। और इससे बना ये उत्पाद। फिर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, अभी तक हम जो पढ़े उसका एक बार पुनः अवकलन या निरीक्षण कर लेते हैं। फिर आप देखिए, फिर आप समझने का प्रयास भी कीजिए। पहले हम बताएं रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों उदाहरण हम दिए थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। दूसरा उदाहरण हम लिए थे, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बताए थे रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता क्या है, क्यों होता है और किस लिए कराया जाता है। गैस की उत्पत्ति होती है। गैस कब उत्पन्न होगा, जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया रहेगा। उष्मा क्षेपी मतलब वह अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने में उष्मा क्या होती है, निकलती है, बाहर निकलती है। जैसे चूना और पानी का मिश्रण जब करते हैं तो उष्मा बाहर निकलती है गैस के रूप में, वाष्प जिसे कहते हैं आप। तो गैस की उत्पत्ति हुई। और क्षेप का बनना, सरफ और पानी वाला उदाहरण हम दिए थे आपको।
जब दोनों पात्रों में सरफ युक्त जल को मिलाया जाता है तो उसके सतह जल के सतह पे एक अवक्षेप प्राप्त होती है, जिसे आप भाप क्या कहते हैं, फिन कहते हैं। फिर रंग का परिवर्तन, चाय वाला उदाहरण ले लीजिए। चाय पत्ती के कारण ही क्या होती है, चाय में रंग आती है, ये तो समझ में आएगा। फिर ताप में परिवर्तन दोस्तों, अभी हम बताएं गैस वाले में ही ये इसका भी छुपा हुआ है। फिर हम बताएं रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या अभिकारकों के रासायनिक सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, जो नीचे आपको उदाहरण में दिखा होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगामी परीक्षाओं में इस पाठ से अधिकतर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। हर वर्ष इस पाठों से लगभग 5 या 6 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसकी बंटवारा बहुविकल्पिक, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में देखी